नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा केजरीवाल ने जनता के पैसों से करोड़ों रुपए का शीश महल बनाया। संसद के बाहर चंद्रशेखर आजाद का प्रदर्शन, नगीना से सांसद का फूटा गुस्सा, बोले अयोध्या की बेटी को दो न्याय। बजट सत्र में महाकुंभ भगदड़ पर विपक्ष का वॉकआउट, जान जाने वालों का सही आंकड़ा जारी करने की मांग। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, बोले आप कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहे हमले। दिल्ली पुलिस भाजपा के सामने लाचार, चुनाव आयोग ने डाले हथियार। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मोहन लाला बड़ौली के खिलाफ खोला मोर्चा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मांगा इस्तीफा, बोले शोषण का आरोपी महिलाओं की बैठक कैसे ले सकता है। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का पीएम मोदी पर हमला, बताया प्रचार मंत्री, कहा उन्होंने अपने वादे अभी तक नहीं किए पूरे। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने फडणवीस पर साधा निशाना, बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस वर्षा में जाने से क्यों डरते हैं। महाकुंभ भगदड़ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, हाईकोर्ट जाइए, सीजेआई ने कहा यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण। दिल्ली में वोटिंग से पहले कांग्रेस ने बनाई ईगल टीम, आगामी चुनावों को करेंगे मॉनिटर, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने किया गठन। बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा का बड़ा ऐलान, तालकटोरा स्टेडियम का बदलेंगे नाम, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करेंगे। राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने लिया एक और बड़ा फैसला, साउथ अफ्रीका की आर्थिक मदद रोकेंगे ट्रंप, कहा वहां सरकार जबरदस्ती लोगों की जमीन कब्जा रही, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह का पूर्व चीफ नसरल्लाह दूसरी बार होगा दफन, ईरान की कब्र से निकालकर 23 फरवरी को लेबनान में होगा सुपुर्दे खाक। 27 सितंबर को बेरूत में हवाई हमले में गई थी नसरल्लाह की जान। सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंचे सीरियाई राष्ट्रपति, सीरिया में तख्ता पलट के बाद पहली विदेश यात्रा, सऊदी प्रिंस सलमान ने किया स्वागत। दुष्ट देश कहने पर उत्तर कोरिया की अमेरिका को चेतावनी, कहा ऐसे खत्म नहीं होगी शत्रुता। 30 जनवरी को अमेरिकी विदेश मंत्री ने उत्तर कोरिया और ईरान को कहा था दुष्ट देश। पनामा नहर वापस लेने की अमेरिकी धमकी का असर, पनामा ने कहा चीन से BRI एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करेंगे। पनामा ने 2017 में चीन के साथ साइन किया था ये समझौता। 90% से ज्यादा आयकर दाता अपनाएंगे नई कर व्यवस्था, अभी 75% आयकर दाता हैं नई कर व्यवस्था में शामिल, CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने किया दावा। फोर्ब्स ने 2025 की सबसे शक्तिशाली देशों की रैंकिंग की जारी, अमेरिका, चीन, रूस, यूके, जर्मनी टॉप 5 में शामिल, भारत टॉप 10 से बाहर। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 150 रन से जीता 5वां T20 मैच, टीम ने सीरीज 4-1 से अपने नाम की। गौतम गंभीर बोले अभिषेक से बेहतरीन T20 शतक नहीं देखा। सतिंदर सरताज ने रंग सॉन्ग की कंट्रोवर्सी पर दिया बयान, बोले तनिष्क ने अप्रोच किया इसलिए गाया, मैं तो खुद के कंपोज किए गाने गाता हूँ। भारतीय अमेरिकी सिंगर चंद्रिका टंडन ने जीता ग्रैमी अवार्ड, बियॉन्से 50 साल में कंट्री ग्रैमी जीतने वाली पहली ब्लैक वुमेन बनी। तेलंगाना में कांग्रेस शासित रेवंत रेड्डी सरकार द्वारा किए गए जातिगत सर्वे की रिपोर्ट में कुछ अहम तथ्य सामने आए हैं जो बताते हैं कि राज्य की कुल 3 करोड़ 70 लाख की आबादी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी ओबीसी वर्ग की है, जो कि 46.25% है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति की भी हिस्सेदारी सामने आ गई है। तेलंगाना में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी 46.25% है, जो राज्य की कुल 3 करोड़ 70 लाख की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है। राज्य में जातिगत आधार पर कराए गए सर्वेक्षण में ये जानकारी सामने आई है। जनसंख्या के प्रतिशत के संदर्भ में पिछड़ी जातियों के बाद SC 17.43%, ST 10.45%, मुसलमानों में पिछड़े वर्ग 10.08%,
अन्य जातियां 13.31% और मुसलमानों में पिछड़ी जातियां 2.48% हैं। सर्वेक्षण कराने वाले राज्य योजना विभाग ने रविवार को राज्य नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप समिति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट 4 फरवरी को राज्य कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। उसी दिन इसे बहस के लिए तेलंगाना विधानसभा के विशेष सत्र में भी रखा जाएगा। सिंचाई और नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी सामाजिक, आर्थिक, रोजगार, राजनीतिक और जातिगत सर्वेक्षण पर कैबिनेट उप समिति के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने सर्वेक्षण का ब्यौरा भी दिया है और कहा कि रिपोर्ट पर चर्चा के लिए मंगलवार को एक विशेष विधानसभा सत्र का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण में 1,12,00,000 घरों के 3,54,77,554 लोगों ने भाग लिया। लगभग 3.1% आबादी ने विभिन्न कारणों से सर्वेक्षण में भाग नहीं लिया और सर्वेक्षण संकलन में उन्हें शामिल नहीं किया गया। पिछड़ी जातियों के बाद अनुसूचित जाति यानी कि एससी की आबादी 17.43% यानी कि 61,84,000 के आसपास है, जो दूसरा सबसे बड़ा समूह है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की आबादी 10.45% यानी कि 37.59 लाख है। अगड़ी जातियों की अगर बात की जाए यानी कि अल्पसंख्यकों में अगड़ी जातियों को अगर छोड़कर तो उनकी जनसंख्या कुल 13.31% है। अन्य जातियों यानी कि ओसी की कुल आबादी 15.79% है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय से 2.38% है। ओसी आबादी की यानी अन्य जातियों की आबादी की अगर बात करें तो 8,80,000 शामिल है, जिससे कुल ओसी आबादी 56,01,000 के आसपास हो जाती है। मुसलमानों की अगर आबादी की बात करें तो तेलंगाना में मुसलमानों की कुल आबादी 12.56% है। वहीं मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि यह देश में हुआ एक अभूतपूर्व और सटीक सर्वेक्षण है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। With the cabinet resolution, we are now passing it in the assembly also. In independent India, to the best of my knowledge, such a comprehensive, inclusive BC caste survey, socio-economic survey has not been done anywhere in the country. We are sure and we are committed, and our inspiration is our beloved leader Rahul ji, who has, under whose leadership we have done this whole exercise. We hope to provide better and better social, economic, political, educational opportunities to the weakest of weak sections, to the poorest of the poor, and to the backward sections of society. Better and better in Telangana. महाकुंभ में आज 3 फरवरी को बसंत पंचमी का अंतिम अमृत स्नान है। अमृत स्नान की तैयारियों को लेकर योगी सरकार और मेला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मौनी अमावस्या पर जो हादसा हुआ वो दोबारा ना हो, इसके लिए प्रशासन ने कई तरह की तैयारियां की है। एडीजी खुद मेला क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। सरकार ने अमृत स्नान में भीड़ को काबू करने के लिए ऑपरेशन 11 नाम से एक मास्टर प्लान तैयार किया है। सरकार ने एक बयान में कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से सोमवार को 1 वे मार्ग की व्यवस्था लागू रहेगी। वहीं त्रिवेणी के घाटों पर अत्यधिक दबाव रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं। मौनी अमावस्या को संगम नोज पर घटी भगदड़ की घटना के बाद शनिवार को पहली बार प्रयागराज आए मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था और अस्पताल जाकर घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना था। इस बीच मुख्यमंत्री ने बसंत पंचमी स्नान के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को शून्य त्रुटि के साथ स्नान संपन्न कराने के निर्देश दिए थे। रविवार की सुबह एडीजी भानु भास्कर मेला प्राधिकरण भवन में स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC पहुंचे, जहां उन्होंने स्क्रीन पर पूरे मेला क्षेत्र, चौराहों और मेला प्रवेश स्थलों को देखा और घाट से भीड़ खाली कराने के लिए खुद लाउडस्पीकर पर निर्देश दिया। सरकार ने भी एक बयान जारी कर कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से सोमवार को 1 वे मार्ग की व्यवस्था लागू रहेगी। मेला प्रशासन द्वारा जारी बयान के मुताबिक अरैल से झूसी जाने के लिए पुल संख्या 28 खुला है। संगम से झूसी जाने के लिए पुल संख्या 2, 4, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 23 और 25 खुले हैं। वहीं झूसी संगम जाने के लिए श्रद्धालु पुल संख्या 16, 18, 21 और 24 का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं झूसी से संगम जाने के लिए श्रद्धालु पुल संख्या 16, 18, 21 और 24 का प्रयोग कर सकेंगे, जबकि झूसी से अरैल जाने के लिए पुल संख्या 27 और 29 खुले हैं।
जानकारी के मुताबिक तृतीय अमृत स्नान पर्व के लिए 2 कंपनी RAF और 3 कंपनी PSC का अतिरिक्त प्रबंध किया गया है। मेला प्रशासन के एक अधिकारी के मुताबिक पूरे मेला क्षेत्र में पुलिस बल को भीड़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। बसंत पंचमी स्नान पर्व के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। ये 3 से 4 तक लगी रहेगी और रविवार को शाम 8 बजे तक करीब 1,30,00,000 लोगों ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई है। 13 जनवरी से अब तक कुल 34,90,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु गंगा स्नान कर चुके हैं। इस बीच अखाड़ा से जुड़े संत बार बार श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि फाफा मऊ से लेकर अरैल तक कहीं पर भी स्नान कर सकते हैं, इससे पुण्य की प्राप्ति होगी। महाकुंभ में सोमवार को वसंत पंचमी का अमृत स्नान है। इसको लेकर 4 फरवरी तक प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। VIP पास भी रद्द कर दिए गए हैं। निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। 2750 CCTV से मॉनिटरिंग हो रही है। 3 फरवरी से 4 फरवरी तक श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहर पार्किंग में खड़े करने होंगे। पार्किंग से वो शटल, बस से या पैदल घाटों तक पहुंच सकेंगे। बड़े और छोटे वाहनों की पार्किंग अलग कर दी गई है। प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों पर 1 वे व्यवस्था लागू होगी। एक साइड से श्रद्धालु आएंगे, दूसरी साइड से निकासी होगी। आगामी 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाकुंभ नगर आना भी प्रस्तावित है। इसको देखते हुए भी अगले कुछ दिन मेला प्रशासन और पुलिस के लिए चुनौतियों से भरे हैं। इससे पहले मौनी अमावस्या पर संगम नोच पर अत्यधिक भीड़ में भगदड़ मचने से 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 लोग घायल हो गए थे, जिसे लेकर खूब विवाद हुआ। आरोप लगे कि प्रशासन ने आंकड़े छुपाए हैं। वह प्रशासन आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए एक्टिव मोड पर काम कर रहा है। थाना में जाएगा छोड़ दो। बॉयफ्रेंड के लिए ऐसी लड़ाई शायद ही आपने देखी होगी। सोशल मीडिया पर वायरल होते इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि तो नहीं की जा सकती है, लेकिन वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि इसमें दिख रही लड़कियां स्कूल में पढ़ती हैं। इनकी यूनिफॉर्म देखकर भी यही लगता है और इन लड़कियों के बीच मारपीट एक बॉयफ्रेंड को लेकर हुई। बिहार के पूर्णिया जिले में बीच सड़क पर सरकारी स्कूल की छात्राएं आपस में भिड़ गई। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले, एक दूसरे को बाल पकड़कर घसीटा। हमेशा की तरह इन्हें किसी ने रोका तो नहीं, बल्कि वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है बॉयफ्रेंड के लिए 2 लड़कियों के बीच ये विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्ष से आधा दर्जन छात्राएं इस विवाद में कूद गए। वायरल वीडियो की न्यूज़ 24 पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बताया जा रहा है कि वीडियो मरंगा कन्या माध्यमिक विद्यालय हांसदा रोड में पढ़ रही छात्राओं का है। जानकारी के मुताबिक एक लड़के का 2 लड़कियों के साथ अफेयर था। इस बात को लेकर शनिवार को 2 छात्राएं आपस में भिड़ गई। स्कूल से कुछ दूरी पर छुट्टी के बाद दोनों लड़कियों के बीच तू मैं होने लगी, जिसके बाद दोनों पक्षों की लड़कियां आपस में उलझ गई। इस दौरान एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए और बाल खींचे, जिसमें कई लड़कियों को चोटें भी आईं। जहां खड़े लोगों ने छात्राओं के बीच हो रही मारपीट का वीडियो बनाया। हालांकि कुछ लोगों के समझाने के बाद किसी तरह ये मामला शांत हुआ। पुलिस की तरफ से ऐसी वीडियो को लेकर अभी तक कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है। पूर्णिया जिले के एक सरकारी स्कूल में हुई छात्राओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल होना न केवल उस स्कूल की छवि को प्रभावित करता है, बल्कि ये सवाल भी खड़ा करता है कि हम अपने बच्चों को किस दिशा में शिक्षा दे रहे हैं और समाज में उनके बीच किस प्रकार के रिश्ते बन रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या स्कूलों में ऐसी घटनाओं के प्रति प्रशासन का कोई ठोस कदम है? क्या स्कूल केवल शिक्षा देने तक सीमित है, या इनका दायित्व है कि वो बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रशिक्षित करें? अगर इस स्कूल में बच्चों के बीच इतनी बड़ी लड़ाई हो सकती है, तो क्या यह हमारे शैक्षिक वातावरण और प्रशासन की कमजोरी को नहीं दिखाता? साथ ही ऐसी घटनाएं हिंसा को भी बढ़ावा दे सकती है, जो आगे चलकर समाज में दूसरे तरीके के अपराधों का रूप ले सकती है। मौनी अमावस्या के अवसर पर 29 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ पर घिरी योगी सरकार पर एक बार फिर से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हमला बोला है। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर हमला बोला है, जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि महाकुंभ में 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन हमारी व्यवस्था 100 करोड़ लोगों की होगी। अब योगी के इसी बयान पर शंकराचार्य ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है तो 40 करोड़ लोग आए हैं,
तो अव्यवस्था कैसे हो गई? 100 करोड़ की व्यवस्था होती है और 140 करोड़ आ जाते तब तो हम मानते कि ओवर क्राउड हो गया। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद योगी सरकार आलोचनाओं का सामना कर रही है। भव्य और दिव्य तैयारियों का दावा करने वाली योगी सरकार की सारी तैयारियां तब धरी की धरी रह गई जब मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए पहुंची भारी भीड़ में भगदड़ मच गई। सरकारी आंकड़ा 30 मौतों का है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स इस आंकड़े पर भी सवाल उठा रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सीएम योगी का इस्तीफा तक मांगा। अब व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा था कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, लेकिन हम तैयारी 100 करोड़ की कर रहे हैं। जब 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है और 40 करोड़ लोग आए हैं तो अव्यवस्था कैसे हो गई? 100 करोड़ की व्यवस्था होती और 140 करोड़ आ जाते तब तो हम मानते कि ओवर क्राउड हो गया। इस वजह से अव्यवस्था हो गई। जब 100 करोड़ की तैयारी थी तो 5 से 10 करोड़ लोग आपसे क्यों नहीं संभाले गए? शंकराचार्य ने मौत के आंकड़ों को लेकर भी योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मौत के आंकड़ों को 18 घंटे तक छिपाए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हमारा यह सवाल नहीं है कि क्या घटना हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई। हम लोगों के पास रोने के अलावा क्या है? 18 घंटे के लगभग मुख्यमंत्री जी ने घटना को छिपा कर रखा और कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। इतनी बड़ी घटना को छिपा करके रखा यह बहुत पीड़ाजनक है और इस वजह से हम अब भी उनसे आक्रोश में हैं। घटना हो गई, आपको दोषी भी नहीं कह सकते क्योंकि घटना के कारणों का पता भी नहीं चला था, लेकिन घटना को छिपाना सबसे बड़ी पीड़ा हो गई। हम सभी हादसे पर योगी पर भरोसा कर रहे थे। हम हादसे पर मीडिया पर भरोसा नहीं कर रहे थे। हम मुख्यमंत्री पर भरोसा कर रहे थे कि वह सबसे ज्यादा प्रामाणिक होंगे क्योंकि उनके पास सारी जानकारियां होंगी। हम उनके सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने 28 जनवरी की रात मौनी अमावस्या की बधाई दी थी। इसके बाद सुबह 8 बजे उनका ट्वीट आया कि शांतिपूर्ण स्नान हो रहा है, अफवाहों पर ध्यान न दें। हमें भी लगा अफवाहें फैलाई जा रही हैं और हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश की जा रही है। इसके बाद उनका बयान भी आया जिसमें वह कह रहे थे कि सब अच्छा चल रहा है, भगदड़ हुई थी, कुछ लोग घायल हुए हैं और इलाज चल रहा है, और फिर कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। हम तो यही सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री थोड़े झूठ बोलेगा, लेकिन कितना बड़ा धोखा दिया गया। तट पर फूल बरसाने की घटना पर भी शंकराचार्य ने प्रतिक्रिया दी है और इसे शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि यह शर्म का विषय है, लज्जा का विषय है। जो मौतें हुई उसे अफवाह बताकर अपमानित किया गया। मौत के आंकड़ों पर उन्होंने कहा कि पत्रकारों ने हमें तस्वीरें लाकर दिखाई। लोगों पर जो कफन बंधे हुए हैं उस पर हर शव का नंबर लिखा गया है। किसी शव पर 58, किसी पर 37 तो किसी पर 64 नंबर लिखा हुआ था। 1500 लोग गायब हैं। उनको लेकर लोग परेशान हैं कि उन्हें उनके साथ वालों का पता नहीं चला। गौरतलब है कि हादसे के बाद शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा भी मांगा था। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के वीडियो को शेयर किया है और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जो लोग 100 करोड़ की व्यवस्था की बात करने का दावा कर रहे थे, कहीं उनका मतलब लोगों की संख्या की जगह अपने लिए किसी धनराशि की व्यवस्था से तो नहीं था। गौरतलब है प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद योगी सरकार लगातार लोगों के निशाने पर है। तमाम मीडिया रिपोर्ट में मौत के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। विपक्षी दल भी निशाना साध रही है और मौत के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। दिल्ली में वोटिंग से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चल दिया है, जिससे बीजेपी और चुनाव आयोग की परेशानियां बढ़ सकती हैं। कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीम ईगल का गठन किया है। ईगल का मतलब एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स है। ईगल नाम की इस कमेटी की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर नजर रखना और चुनावी धांधली को रोकना होगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कमेटी से महाराष्ट्र चुनाव में हुई कथित धांधली पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी मांगी है। ईगल समिति में अजय माकन, दिग्विजय सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रवीण चक्रवर्ती, पवन खेड़ा समेत कई नेताओं को शामिल किया गया है। ये समिति सबसे पहले महाराष्ट्र में मतदाता सूची हेरफेर के मामले की जांच करेगी और जल्द ही कांग्रेस नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। ईगल सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के तमाम राज्यों में अब तक हुए चुनावों का विश्लेषण भी करेगी और आने वाले चुनावों में किसी भी तरह की धांधली पर पहले से ही अपनी नजर रखेगी। कांग्रेस ने इस कदम को लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठाया गया ठोस प्रयास बताया है। पार्टी का दावा है कि बीजेपी सरकार चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर इससे सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए थे। साथ ही ईवीएम में धांधली की भी बात कही थी और अब इस पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस ने यह बड़ा कदम उठाया है।
नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का चौथा चरण शुरू हो गया है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि नीतीश के करीबी विधायक गोपाल मंडल ने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की पप्पू यादव से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। पप्पू यादव भले ही निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते हैं, लेकिन वो गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं और दिल्ली में भी वो कांग्रेस के समर्थन में ही प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए जेडीयू विधायक की उनके साथ हुई मुलाकात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार 1 फरवरी को अपनी प्रगति यात्रा को लेकर भागलपुर पहुंचे थे। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल इस दौरान नीतीश के साथ नहीं दिखे। बाद में खबर आई कि वो दिल्ली में हैं और अब दिल्ली में उनकी पप्पू यादव से मुलाकात ने अचानक सियासी हलचल मचा दी है। हाल ही में पप्पू यादव ने भी नीतीश से मुलाकात की थी। सवाल हो रहे हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होने का रास्ता तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि गोपाल मंडल ने भी अपने बयान में यही कहा है कि नीतीश कुमार के आदेश पर दिल्ली आए हैं। वैसे जेडीयू का स्टैंड क्या रहने वाला है ये जल्द ही साफ हो जाएगा, क्योंकि संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने वाला है और कहा जा रहा है कि जेडीयू के अंदर इसे लेकर दो फाड़ के हालात है। ऐसे में गोपाल मंडल का पप्पू यादव से मुलाकात की खबर के बाद से ही बीजेपी के अंदर भी हलचल मच गई है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।